हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 60 डिज़ाइन एंड सॉल्यूशन में। तो आज मैं ब्लैंकिंग टूल का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको तीन चीज़ों के बारे में बताया था कि कोई अगर कंपोनेंट है तो डिज़ाइन कैसे स्टार्ट करना है, दूसरा कि स्ट्रिप लॉट और उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तीसरा परसेंटेज यूटिलाइजेशन सीट का कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हो। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम स्ट्रिप लॉट को एनएक्स में कैसे ड्रॉ करते हैं और शेयरिंग फोर्स और डाइप्लेट कैलकुलेशन, ये दो चीज़ देखेंगे। तो स्ट्रिप लॉट को एनएक्स में ड्रॉ करने का मतलब ये हो गया कि आप साथ ही साथ एनएक्स के कमांड्स को भी सीख लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं एनएक्स में। तो ये हमारा एनएक्स, यहाँ पर हम एक फाइल करेंगे। सबसे पहले हम इसका सेव करेंगे, एक नेम देंगे, न्यू असेंबली ओपन करूँगा। हम क्योंकि मॉडलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर मॉडलिंग ही सिलेक्ट रहेगा और यहाँ पर हम इसको सेव करेंगे स्ट्रिप लेआउट बोलकर। ये फाइल नेम मैंने स्ट्रिप लेआउट बोलकर दे दिया। इसका लोकेशन हम चेंज कर देंगे, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे ब्लैंकिंग टूल और इसके अंदर हम यहाँ सेव कर देंगे। ठीक है, अब इसको ओके करेंगे। तो हमने जो कैलकुलेशन निकाला था स्ट्रिप लेआउट का, तो वो ये था अपना, जैसे कि स्क्रैप ब्रिज विड्थ हमने निकाला था, तो ये हमारा कुछ 2.4 mm आया था। और पिच जो निकाला था हमने 32.4 mm आया था। तो हम बोल रहे थे कि कंसिडर कर सकते हैं आप 32 या फिर 32.5। और स्ट्रिप विड्थ जो आया था वो आया था हमारा 34.8। ठीक है, और जो ब्लैंक का एरिया था, तो इसका भी कुछ रोल नहीं है स्ट्रिप लेआउट डिज़ाइन करते वक्त, इस पॉइंट का हमारा कुछ रोल नहीं है। ठीक है, तो अभी हम कैसे ड्राइंग करेंगे तो वो मैं पहले यहाँ आपको बताता हूँ कि जो हमारा स्क्रिप्ट ब्रिज था, ब्रिज अपना 2.4 mm है, तो विड्थ हमारा कितना है 34.8। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एक स्ट्रेट लाइन हो गया और इस तरीका से कुछ इस तरीका से हमारा लेआउट बनेगा, जिसमें कि हम क्या करेंगे, जो मेरा डायमेंशन है वो मैं बताता हूँ आपको किधर किधर रखना है। तो ये जो 34.8 mm है, तो ये यहाँ का डायमेंशन है 34.8 mm। ये जो डायमेंशन है ये इस जगह का है विड्थ का। और ये जो लेंथ है, जब हम सीट कट करते हैं तो ये 1250 का आता है। तो 1250 पे आप कट करके निकाल सकते हो, लेंथ हो गया। और ये जो पिच हम रखेंगे, ये हम रखेंगे 32.5 रखेंगे। तो यहाँ से ये जो डायमेंशन है ये हम क्या रखेंगे 32.5। ठीक है, 32.5। तो अभी हम इस तरीका का लेआउट को हम एनएक्स में बनाएंगे। तो अब चलते हैं एनएक्स में। हम यहाँ एनएक्स में आ गए। अब हम इसको सबसे पहले स्केच में सेलेक्ट करना है, स्केच। अब स्केच सेलेक्ट करने के बाद अब वो आपसे प्लेन पूछ रहा है, तो हम अभी फिलहाल XYZ प्लेन जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है उस प्लेन को ही सेलेक्ट करेंगे। आप चाहे तो चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके रिगार्डिंग। तो हमने इसको ओके कर दिया। तो प्लेन आपने सेलेक्ट कर लिया। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रेक्टेंगल में जाना है। रेक्टेंगल में जाने के बाद आप कोई भी यहाँ तीन ऑप्शन से बना सकते हो। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पॉइंट, एक ओरिजिन पे पॉइंट सेलेक्ट किया। अब हम विड्थ बता रहे हैं उसको कि विड्थ मेरा 1250। ठीक है, और जो हाइट है, मतलब ड्राइंग करते वक्त ऐसा हो जाएगा, तो इसका जो है 34.8 mm था हमारा। तो इस तरीका का लेआउट बनेगा। ठीक है, तो इस तरीका का मेरे बनेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, 1250 नहीं लेके इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। इसको मैं अभी फ़िलहाल 800 ही कंसिडर करता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ लेंथ को, तो इसको मैं 800 कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर दिखे। आप 1250 ही कंसिडर करके चलोगे।
तो अब ये हमारा बन गया, जो सीट है वो बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देंगे। अब 2-3 तरीका है इसका बनाने का, तो ये अभी पहला तरीका ये बताता हूँ मैं। इसको हम फिनिश करेंगे यहाँ से, इसको हम एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड करने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे एक्सट्रूड कमांड का। यहाँ पर आप देख सकते हैं होम पैनल में फीचर्स ऑप्शन में आपको एक्सट्रूड कमांड का इस्तेमाल मिल जाएगा, एक्सट्रूड कमांड मिल जाएगा। उसको क्लिक करना है सिंपली। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछेगा आपको सेलेक्ट कर्व, तो कर्व को आप सेलेक्ट करेंगे, कर्व सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर स्पेसिफाई वेक्टर पूछेगा किस डायरेक्शन में आपको इसको एक्सट्रूड करना है। तो हमको टॉप जो भी है टॉप में आप एक्सट्रूड करना है, जेड एक्सिस में। तो हम यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिकली ही जेड एक्सिस को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम, मेरा जो थिकनेस था वो 2 mm का था, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 mm कर देंगे इसको। तो 2 mm थिकनेस का ये मेरा सीट बन गया। इसको हम करेंगे सिंपली अप्लाई, ओके। तो अब ये सीट बन गया मेरा। अब इसमें क्या करना है, तो स्ट्रिप लेआउट है, तो स्ट्रिप लेआउट में हम, मुझे कंपोनेंट हल्का दिखना चाहिए, यहाँ कटिंग दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कुछ कंपोनेंट का थोड़ा सा 2 mm से थिकनेस। अभी यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ। हम सबसे पहले लेंगे स्केच प्लेन, स्केच प्लेन ऑलरेडी, ये प्लेन टॉप वाला प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, टॉप वाला फेस एक्सट्रूडेड। इसको ओके करेंगे तो हमारा ये टॉप प्लेन सेलेक्ट हो गया। अब मेरा क्या है, इसमें मुझे क्या करना है, सर्कल बनाना है, क्योंकि मेरा 30 mm डाई का सर्कल था। तो हम यहाँ ने सेंटर पॉइंट लिया और यहाँ से 30 mm डायमीटर का एक सर्कल बनाया, ठीक है। लेकिन अभी क्या था हमारा, हमने जो कैलकुलेशन किया था उसके हिसाब से मेरा जो ये स्क्रैप ब्रिज जो है ये 2.4 mm आना चाहिए, ठीक है। तो ये 2.4 mm आना चाहिए ये डिस्टेंस। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन कंसिडर करेंगे, या फिर आप सेंटर से भी ले सकते हो, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हो गया, क्योंकि डायमीटर है मेरा 30, तो रेडियस हो गया 15 mm। तो 15 प्लस 2.4 mm, तो ये हो गया, यहाँ पे जो गैप बन रहा है ये बनेगा मेरा 2.4 mm का। और ये जो डिस्टेंस है ये हमने 34.8 लिया था, तो यहाँ पर इसका सिंपली हाफ कर देंगे, क्योंकि मुझे सेंटर में चाहिए। तो 34.8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरा सेंटर में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको फिनिश करेंगे और इसको थोड़ा सा कट कर देंगे पोर्शन को। इसको सेलेक्ट करेंगे। कट करने के लिए भी आपको कौन सा कमांड का इस्तेमाल करना है, एक्सट्रूड कमांड का ये इस्तेमाल करना है। बट यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा बुलियन करके। बुलियन में आपको आप देख सकते हो यूनाइट करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इसका आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप चाहे तो स्क्रीन पे ऐसा ड्रैग डाउन मेन्यू को भी सिलेक्ट करके कर सकते हो, या फिर यहाँ से एक रिवर्स डायरेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, उससे भी कर सकते हो। क्योंकि ये प्रॉपर दिखे, पूरा प्रॉपर होल ना दिखे, इसी के लिए मैं इसका जो कटिंग कर रहा हूँ वो मैं करता हूँ 0.8 mm, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये इस तरीका का कटिंग हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपर अच्छे से दिखे। तो अब हम क्या करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि ये आपको प्रॉपरली दिखे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो सीट है इसका कलर चेंज करते हैं। तो इसका कलर चेंज करने के लिए अगर कुछ कंपोनेंट का कलर चेंज करना है तो आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे बटन दबाना है। कंट्रोल जे बटन आप जैसे ही दबाओगे आपको एक छोटा सा विंडो ओपन होगा क्लास सिलेक्शन करके। इसमें आप सेलेक्ट करो कंपोनेंट को, ओके करो। ओके करने के बाद एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले में चल जाओगे आप। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से आप, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइट ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। लाइट ग्रीन सेलेक्ट करके ओके करता हूँ और यहाँ ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा ग्रीन कलर का हो गया। लेकिन मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा है कि फीचर्स इसमें कटा हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हमको फीचर्स को कलर देना है। तो सिंपली फीचर्स को कलर देने के लिए आपको क्या करना है, इस कंपोनेंट को, फीचर्स को सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही माउस को वहाँ पर लेके जाओगे कलर चेंज होगा, और कलर चेंज होने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा असाइन फीचर्स कलर, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है, असाइन फीचर्स कलर का क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए नो कलर सेलेक्टेड है,
सबसे पहले क्या करना है, स्पेसिफाई कलर में सेलेक्ट करना है। स्पेसिफाई कलर में सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप आके सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऑरेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये ओके। तो आप यहाँ देख सकते हो इस तरीका का मेरा कटिंग होगा कंपोनेंट में। ये मैं दिखाने के लिए किया हूँ, अगर मैं पूरा थ्रू होल कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसी के लिए मैंने यहाँ पर इसको 0.1 mm थोड़ा सा इसका थिकनेस मेंटेन रखा है ताकि ये आपको प्रॉपर दिखे नीचे से। तो अब क्या करते हैं, अब ये पूरा प्रोफाइल मेरा पिच कितना था, पिच हमारा था 32.5 mm। तो अब ये पिच मेंटेन करते हुए ये पूरे सीट में होना चाहिए। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब मेरे को पैटर्न फीचर्स करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपको मिलेगा फीचर्स ग्रुप में पैटर्न फीचर्स का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, पैटर्न फीचर्स में क्लिक करना है। अब पैटर्न फीचर्स में जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक छोटा सा विंडो खुलेगा। अब यहाँ पर लेआउट सिलेक्शन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर फीचर टू पैटर्न, किस फीचर्स को पैटर्न करना है, तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि मेरे को लेआउट किस लेआउट में, सर्कुलर है या फिर लीनियर है। तो हम क्या करेंगे, लीनियर है मेरा ये प्रोफाइल, तो लीनियर सेलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पिच डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पूछ रहा है। तो मेरा कितना था, 32.5 mm था। और काउंट कितना करना है, ठीक है। उससे पहले मैं वेक्टर बताऊंगा। यहाँ पर वेक्टर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अभी कितना चाहिए, काउंट आपका हो गया सपोज मुझे, ठीक है, यहाँ पर काउंट हम कितना देंगे, काउंट हम दे देंगे कुछ मैं दिखाने के लिए करता हूँ तो 10 काउंट कर देता हूँ। और यहाँ पर यूज डायरेक्शन पूछ रहा है, यूज डायरेक्शन 2, यानी कि अगर आपको इस साइड अपोजिट डायरेक्शन में भी चाहिए तो आप यहाँ से यूज डायरेक्शन 2 का ऑप्शन को क्लिक करके वो वहाँ पे भी पिच मेंटेन करके बता सकते हो। लेकिन मुझे चाहिए नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको अनटिक करता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो आपकी मेरा 32.5 mm डिस्टेंस मेंटेन करते हुए 10 कंपोनेंट का जो फीचर्स है वो यहाँ पर हो गया। अब इसको सिंपली क्या करना है, ओके। अब जैसे ही ओके करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये ऑटोमेटिकली एरे हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से हमने यहाँ पर क्या सीखा कि स्ट्रिप लेआउट को कैसे एनएक्स में ड्रॉ करते हैं। और इसी के साथ साथ हमने एक्सट्रूड कमांड, पैटर्न फीचर्स और स्केच कमांड के कुछ जैसे रेक्टेंगल और सर्कल को देख लिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। तो सबसे पहले वहाँ स्क्रीन पे जाने से पहले हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देंगे। सेव कर देंगे क्योंकि मुझे ये लास्ट में असेंबली करते वक्त ज़रूरत पड़ेगा। स्ट्रिप लेआउट सेव कर दिया मैंने, ऑलरेडी सेव है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली हम Ctrl+S दबा देंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगा मेरा। अब मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि आपने पिच तो दिया कि 34 पॉइंट है, लेकिन इसको वेरीफाई कैसे करें 3D में। तो इसके लिए आपको ऑप्शन मिलता है एनालिसिस। एनालिसिस में जाना है, आपको मेजर डिस्टेंस करना है। ठीक है, मेजर डिस्टेंस में आप जैसे ही क्लिक करोगे, मेजर डिस्टेंस में क्लिक करने के बाद एक मेजर डिस्टेंस का एक छोटा सा विंडो ओपन होगा। इसमें पूछेगा कि आपको कैसे लेना है, तो हम सिंपली यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस चेक करना है मुझे। अभी ये सर्कल का पॉइंट से चेक करना है, तो यहाँ एक सर्कल में इसको क्लिक किया, आर्क सेंटर यहाँ सेलेक्ट करो और फिर यहाँ पर इस सर्कल को टच करते हुए यहाँ आर्क सेंटर सेलेक्ट करो। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने जो वहाँ पर पिच मेंटेन किया था 32.5 का, तो वो 32.5 यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरीके से डायमेंशन 3D में देख सकते हो। तो इस फाइल को मैंने सेव कर दिया है। तो अब हम चलते हैं शेयरिंग फोर्स और डाइप्लेट कैलकुलेशन के लिए। तो इस फाइल को तो मैंने सेव कर दिया ऑलरेडी। तो शेयरिंग फोर्स और डाइप्लेट कैलकुलेशन, तब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि शेयरिंग फोर्स कैसे निकालते हैं। उस 30 mm डाई के कंपोनेंट का जिसका 2 mm थिकनेस है और मटेरियल आपका ms है, तो उसका थिकनेस उसका शेयरिंग फोर्स कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आएगा, आपको शेयरिंग फोर्स बोलिए या फिर कटिंग फोर्स बोलिए, दोनों का ही बात बराबर होता है। अब इसमें इसका फॉर्मूला होता है, ये होगा कि पेरीमीटर ऑफ द सीट, यानी कि लेंथ ऑफ द सीट, लेंथ ऑफ द सीट नहीं, लेंथ ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि पेरीमीटर हम कंसीडर करेंगे। जितने एरिया कटिंग करना है वो यहाँ पर मेंशन करना है। फिर सीट थिकनेस
एस बोले तो सीट थिकनेस, सीट थिकनेस में क्या हो गया कि 2 mm का सीट थिकनेस है तो हम यहाँ पर 2 mm मेंशन करेंगे। और फिर यहाँ पर टी मैक्सिमम, ये टी मैक्सिमम क्या है, टी मैक्सिमम ये है जो आपका मटेरियल है उसके लिए कुछ टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका है कटिंग करने के लिए, तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आपने, मैंने लेंथ कंसिडर किया 94.2 mm, ठीक है। सीट थिकनेस आपको पता है कि 2, और टी मैक्सिमम कितना होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एमएस, तो 45 ये केजीएफ में। तो अब आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि 94.2 mm कैसे है, चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो मुझे आपको ये बताना था कि 94.2 mm हमने क्यों लिखा था लेंथ में, लेंथ ऑफ द मतलब पेरीमीटर में या फिर लेंथ में, ठीक है। क्यों लिखा था हमने 92, वो कहाँ से आया, तो उसके लिए अभी मैं बताता हूँ। तो जो हमारा कंपोनेंट था वो कंपोनेंट कैसा था, कंपोनेंट एक सर्कल था, सर्कल का जो डायमीटर था वो हमारा 30 mm था, ठीक है। तो जितना एरिया हमको कट करना है, सपोज हमको एरिया कट करना है, कितने एरिया कट करने हैं, सिर्फ ये वाले एरिया कट करने हैं, ये जो आउटर एरिया है वही कट करना है, सेंटर में तो कटिंग है नहीं, तो मेरा जो आउटर एरिया है उसको कट करना है। तो उसको कट करने के लिए हम मेरे को यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ चाहिए कि कितना लेंथ हम कटिंग कर रहे हैं। तो ये सर्कल है, तो सर्कल के लिए हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, पेरीमीटर को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर से हम हमारा आउटर सरफेस का पता चल जाएगा कि कितना मुझे कैलकुलेट करना है। तो पेरीमीटर क्या हो गया मेरा 2 पाई आर, 2 पाई आर हो गया। अब यहाँ पर 2 × 22/7, ठीक है। और जो डायमीटर दिया हुआ है ये मेरा 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रेडियस के लिए 30/2 कर सकते हैं। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 94.2 mm। तो आपको यहाँ पर समझ में आया कि कहाँ से हमने 94.2 mm लिया, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे के कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 94.2 mm आ गया उसी तरह से। तो ये मेरा, इसको कैलकुलेट करोगे आप तो 8478 kgf आ जाएगा, उसके बाद न्यूटन में 8.5 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रिपिंग फोर्स, अब स्ट्रिपिंग फोर्स क्या होता है, तो सबसे पहले बता दूं कि स्ट्रिपिंग फोर्स हम लोग क्यों निकालते हैं। एक तो स्ट्रिपर प्लेट जब हम एक्चुएशन करता है तो कंपोनेंट को वो स्टिपर प्लेट वापस से जो जो भी कटिंग पोर्शन बचा हुआ रहता है सीट का, उसको वापस से ऊपर की तरफ ना खींच ले, उसके लिए फिक्स्ड स्टिपर और हम लोग मूवेबल स्टिपर का इस्तेमाल करते हैं। तो और प्लस बोल्ट कैलकुलेशन के लिए स्ट्रिपिंग फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 10% ऑफ द कटिंग फोर्स जो होता है स्ट्रिपिंग फोर्स, 10% हम लोग लेते हैं कटिंग फोर्स का, जो कि मेरा आएगा 847.8 kgf। अब क्लियरेंस क्या है, अब सपोज करो कि आपके पास कोई एक पंच है, ये इस तरीका का पंच है, ठीक है। और आपको ये डाई है, ये क्या है, ये पंच है, ठीक है। और ये जो है ये कंपोनेंट क्या है, डाई है, ठीक है, डाई है। तो पंच यहाँ सेंटर मान लेता हूँ मैं इसको थोड़ा सा। तो अब कटिंग करने के लिए जो ये डाया है इसका, ये क्या होगा, कुछ तो भी अगर बराबर रहा, सपोज अगर ये इक्वल है, यानी कि इसका जो डाया है और इसका जो डाया है ये दोनों भी इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि कटिंग होगा क्या, नहीं होगा, कटिंग कटिंग नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही डायमेंशन सेम है, तो कटिंग होना पॉसिबल नहीं है। तो कटिंग करने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, क्लियरेंस देना पड़ेगा, क्लियरेंस, क्लियरेंस, ठीक है। अब क्लियरेंस कैसे डिसाइड करते हैं, तो क्लियरेंस डिपेंड करता है टोटली सीट थिकनेस के ऊपर। क्लियरेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, सीट थिकनेस के ऊपर, ठीक है, सीट थिकनेस के ऊपर, सीट थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो सीट थिकनेस मेरा यहाँ पर क्या है, 2 mm का सीट थिकनेस है, 2 mm का सीट थिकनेस है। अब आप जब सीट हम तब तक बोलते हैं, जैसे कि आप समझ करो कि 1 mm हो गया, 2 mm हो गया, 0.2 0.3 ऐसा कंसिडर कर सकते हो, इतना पतला तो होता नहीं है, होता है। फिर उसके बाद हम 14 mm तक मिनिमम हम सीट बोलते हैं। उसके बाद अगर 14 mm के बाद अगर हुआ, ज़्यादा हुआ 14 की, जैसे 16 mm हो गया, 18 हो गया, तो उसको हम सीट नहीं बोलेंगे, उसको कुछ ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है, मेटल का ब्लॉक बोलेंगे। तो 14 mm तक हम कंसिडर करके चलते हैं कि ये सीट है मेरा, ठीक है।
तो टिल आप कंसिडर कर सकते हो कि जैसे तुम्हारा 2 mm से लेकर या फिर 0 से तुम्हारा 6 mm तक अगर रहा तो हम थिकनेस कितना 5% थिकनेस ले सकते हैं, ठीक है, 6 mm तक। तो मेरा कंपोनेंट कितना है, मेरा कंपोनेंट इसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से 6 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि 0 से 6 के बीच में 2 mm का थिकनेस लाई करता है। तो हम क्या करेंगे 5 mm का थिकनेस ले लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा घिचपिचा हो गया, एक मिनट। अगर मेरा सपोज हम 0 से 6 mm तक है मेरा थिकनेस सीट का, ठीक है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे इसका 5% लेंगे सीट थिकनेस का। क्लियरेंस कितना लेंगे 5% लेंगे, ठीक है। अगर 6 mm से कुछ 8 रहता है तो आप थोड़ा सा इसको थिकनेस बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, और ये कुछ भी हीट एंड ट्रायल के हिसाब से भी कभी कभी होता है। इसको हम 7 to 8 mm 8% ले सकते हो सीट थिकनेस का, ठीक है। आप इसी तरह से कंसिडर कर सकते हो। तो मेरा जो 2 mm थिकनेस है, 2 mm जो थिकनेस है वो लाई कर रहा है यहाँ पर, इस पोर्शन में लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे 5% सीट थिकनेस लेंगे, ठीक है। तो 5% सीट थिकनेस लेने के बाद मेरा जो आएगा 0.1 mm पर साइड क्लियरेंस देना है, ठीक है। अब ये तो सारा मेरा फोर्स का कैलकुलेशन निकल गया जो मुझे चाहिए था। अब क्या है कि डाई प्लेट कैलकुलेशन, अब यहाँ पर बात करेंगे डाई प्लेट कैलकुलेशन का। और ये जो डाई प्लेट कैलकुलेशन है ये मिनिमम डाई प्लेट कैलकुलेशन है, यानी कि अगर जैसे आपको थिकनेस आ रहा है 20 mm आया डाई प्लेट का थिकनेस, तो मिनिमम कटिंग करने के लिए 8.5 न्यूटन का फोर्स से कुछ चीज़ को कटिंग करने के लिए मिनिमम आपको 20 mm का थिकनेस का प्लेट डाई प्लेट चाहिए तो चाहिए, उससे कम नहीं कर सकते। तो ये वो कैलकुलेशन है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा डाई और ज़्यादा है स्ट्रांग बने, तो आप अपने हिसाब से भी उसको कंसीडर कर सकते हो। आप 25 mm ले सकते हो, 30 mm ले सकते हो। अगर आपने हीट एंड ट्रायल किया है तो उस हिसाब से भी आप कंसीडर करके चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर डाई प्लेट का थिकनेस के लिए फॉर्मूला होता है क्यूब रूट ऑफ कटिंग फोर्स इन केजीएफ, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ कटिंग फोर्स इन केजीएफ। तो कटिंग फोर्स 8478 है। तो अब यहाँ पर आया मेरा 20.39, और तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं 20.39 है, 21 mm कंसिडर कीजिए, या फिर आपके पास प्लेट अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। 22 ले सकते हो क्योंकि मिनिमम 22 mm का थिकनेस का एक प्लेट आता है, उसको आप ले सकते हो। डाई प्लेट थिकनेस निकलने के बाद अब हम ये सारा जो प्लेट कैलकुलेशन है, जैसे टॉप प्लेट हो गया, बॉटम प्लेट हो गया, तो ये सारे रिलेट करते हैं डाई प्लेट से। तो अगर एक मेरा डाई प्लेट निकल गया तो हम मेरा टॉप प्लेट भी निकल जाएगा, बॉटम प्लेट का भी थिकनेस निकल जाएगा, और बाद बाकी कैलकुलेशन भी निकल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले बॉटम प्लेट। तो बॉटम प्लेट हम लोग कंसिडर करते हैं 2 इंटू टी डी। यहाँ टी डी क्या हम बात कर रहे हैं, टी डी है मेरा डाई प्लेट थिकनेस है, थिकनेस ऑफ डाई प्लेट, ठीक है। तो 2 इंटू 21 इज इक्वल टू 42 mm। मिनिमम 42 mm आपका बॉटम प्लेट का थिकनेस होना चाहिए, ठीक है। फिर उसी तरह टॉप प्लेट, आप हमने यहाँ टॉप प्लेट होता है 1.75 इंटू डाई प्लेट थिकनेस। तो मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर जितने भी कैलकुलेशन हो रहे हैं ये मिनिमम की बात हो रही है। तो यानी कि 36.75, अब 36.75 अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप 36.75 ही मशीनिंग नहीं करोगे, तो आप वहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर आपका वेरी कर सकता है कि 30 आपका प्लेट आपके पास कितने अवेलेबल है। अब सपोज करो 36 से 40 mm तक अवेलेबल है, यानी कि 40 का अवेलेबल है, 38 का अवेलेबल है, 40 का अवेलेबल है, तो आप कंसीडर या तो 38 कर लो या तो आप 40 कर लो, ठीक है। लेकिन आप 32 नहीं कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि मिनिमम इस टनेज के हिसाब से कंपोनेंट का कटिंग करने के लिए बॉटम प्लेट और टॉप प्लेट का थिकनेस जो है वो मिनिमम जो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है हमारा वो चाहिए। तो उससे ज़्यादा ही आप कंसीडर कर सकते हो, मिनिमम नहीं कम कंसीडर नहीं कर सकते। फिर स्टिपर प्लेट, अब यहाँ स्टिपर प्लेट 0.75 भी ले सकते हो आप, या फिर 1 mm थिकनेस भी ले सकते हो, यानी कि 1 mm ऑफ डाई प्लेट थिकनेस 1 इंटू डाई प्लेट थिकनेस, या फिर 0.75 इंटू डाई प्लेट थिकनेस। तो 0.75 कंसिडर किया मैंने, तो यहाँ पर 15.75 आ रहा है स्टिपर प्लेट का थिकनेस।
फिर पंच होल्डर प्लेट एक रहता है, तो पंच होल्डर प्लेट का भी सेम जो स्ट्रिपर प्लेट का कैलकुलेशन है वही सेम आएगा। तो 15.7 आप चाहे तो इसको 1 mm भी कंसिडर कर सकते हो, 1 इंटू थिकनेस ऑफ डाई प्लेट। ठीक है, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 21 mm आएगा जब आप 1 mm कंसिडर करोगे। तो अभी तक हमने डाई प्लेट के सारे कैलकुलेशन, शेयरिंग फोर्स वगैरह कैसे निकालते हैं वो देख लिया, लेकिन इतना भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैंने एक ऐप बनाया है, प्रेस टूल कैलकुलेटर ऐप, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया था मेरे चैनल पे, आप चाहे तो वहाँ से भी जाके देख सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसको एलिब्रेट कर देता हूँ। वो मेरा मोबाइल ऐप था, तो हम अब क्या करेंगे, मोबाइल पे चलते हैं और आपको मोबाइल पे मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं मोबाइल पे आ गया हूँ और आपको ऐप बताता हूँ, ऐप के बारे में बताता हूँ, ऐप में कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऐप में कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ से आपको एक मिल जाएगा प्रेस टूल कैलकुलेटर का ऐप, सिंपली आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 3 चीज़ें मांगेगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कि सीट थिकनेस। तो सीट थिकनेस इन mm लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे 2 mm, क्योंकि मेरा 2 mm का सीट थिकनेस था। शेयरिंग स्ट्रेंथ जो था वो मेरा 45 हमने कंसीडर किया था यहाँ KGF में, और कटिंग लेंथ था हमारा 94.2 mm। ठीक है, अब हम जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सारा कैलकुलेशन, जो मेरा स्ट्रिपिंग फोर्स है, जो मेरा शेयरिंग फोर्स है, ठीक है, शेयरिंग फोर्स यहाँ पर 8478 आ गया मेरा, इन टनेज में 8.47 आ गया। फिर स्ट्रिपिंग फोर्स भी हमारा आ गया, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आ गया। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट डाई क्लियरेंस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा, ये मैंने आपको बताया नहीं है, ये भी चाहिए होता है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के बारे में यहाँ पर क्लियरेंस सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्लियरेंस का मैंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, मिनिमम 10 तक, मैक्सिमम 10 तक दिया है, मिनिमम 1 mm का है। तो हम यहाँ 5 mm का मेरा थिकनेस था, तो हम यहाँ मेरा आ रहा था डाई क्लियरेंस कितना आ रहा था, 0.1 mm पर साइड, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था इसका। अब यहाँ पर प्रेस मशीन टनेज भी चाहिए, ये सब भी मैं बताता जाऊँगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर प्रेस मशीन टनेज आप डालोगे तो 1.3 mm आपको चाहिए, या फिर 1.5 mm। ये एक सेफ्टी फैक्टर होता है कि प्रेस मशीन के टनेज को हम कितना ले सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो भी शेयरिंग फोर्स रहेगा उतना टन निकल जाएगा। और सिंपली हमने प्लेट कैलकुलेशन किया था, तो यहाँ पर जो हमने प्लेट कैलकुलेशन किया था, जो मेरा आ रहा था, जो हमने 20.3 mm डाई प्लेट आ रहा था, तो ये सेम देख सकते हैं आप कि यहाँ पर आ गया है, सारा कैलकुलेशन आ गया है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, 21 कंसिडर कर सकते हो, 40 आया है तो आप 41 कंसिडर कर सकते हो, या फिर 45 कंसिडर कर सकते हो। फिर इसी तरह यहाँ पर ऑप्शन आपको बोल्ट के भी मिल जाते हैं। बोल्ट में भी आप जो बोल्ट सेलेक्ट करोगे तो कितना बोल्ट उस इसमें मतलब आपके टूल में लगेगा वो सारा बताएगा। ठीक है, तो इस तरीक़े से आप कंसिडर, जैसे मैं अगर M5 सेलेक्ट करता हूँ तो नंबर ऑफ़ बोल्ट्स बता रहा है कि 8.39, लेकिन 8.39 मतलब 9 mm कंसिडर कर सकते हो। अब डावल का डाया कितना कंसिडर कर सकते हो, तो ये 10 mm का डाया को प्रेफर करना चाहिए हमको इस टूल को बनाने के लिए। तो इस तरीक़े से आप इसको यहाँ पर ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हो, इसके लिए आपको दिमाग खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो अपने चैनल पर डालता रहूं।